हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नर्सिंग थ्योरी। और आज हमारा टॉपिक है केस स्टडी ऑन पार्किंसन डिजीज़। केस स्टडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमें जो है प्रैक्टिकल वर्ड्स में प्रैक्टिकल फाइल जब हमें बनानी दी जाती है तो उसमें हमें एक टॉपिक दिया जाता है, केस स्टडी प्रिपेयर करनी है। तो जब हम प्रैक्टिकली करने के लिए जाते हैं या फिर हम क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए जाते हैं तो हमें बहुत सारे पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। उन पेशेंट की ऊपर हमें एक केस स्टडी तैयार करनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो केस स्टडी का मैं फॉर्मेट आपके लिए लेके आई हूँ। वैसे तो हमारे पास फॉर्मेट होता है सबके पास, लेकिन हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी हो गई थी, दैट्स वाई मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे हमें पार्किंसन डिजीज़ मतलब किसी भी डिजीज़ के ऊपर केस स्टडी प्रिपेयर करनी है। तो मैंने ये पार्किंसन डिजीज़ पे कर रखी है, जो एक न्यूरो की डिजीज़ है, आप सबको पता ही होगा। तो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब केस स्टडी में सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, उसका बायोडाटा लिखना होता है। किसका? पेशेंट के बायोडाटा में हम क्या क्या चीज़ें लिखेंगे ये आप देख रहे हैं। सबसे पहले क्या है, पेशेंट का नेम है, पेशेंट की एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, मैरिड है या अनमैरिड है, एजुकेशन कितनी है उसकी, लिटरेट है या फिर हम ये भी लिख सकते हैं वो बीए की हुई है, उसने एमए की हुई है, बीएससी की हुई है, आप कैसे भी लिख सकते हैं उसकी एजुकेशन। देन उसका ऑक्यूपेशन, देन उसका रिलीजन, उसका एड्रेस, डायग्नोसिस, क्या मतलब बीमारी है, क्या हमने डायग्नोस किया है उसकी बीमारी, तो दैट इज़ पार्किंसन डिजीज़। वार्ड, कौन से वार्ड में हमें एडमिट कर रखा है, न्यूरो मेडिकल वार्ड के अंदर। जैसे कोई गायनी के पेशेंट आ जाते हैं तो हम गायनी में भी लिखेंगे, लेकिन हम किसकी फाइल बना रहे हैं, जैसे आपकी मेडिकल सर्जिकल की फाइल है तो उसके अंदर गायनी नहीं आएगी। कोई पेशेंट है या फिर कोई बच्चा है, हम उसकी भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये हम फाइल बना रहे हैं मेडिकल सर्जिकल की। तो मेडिकल सर्जिकल के अंदर क्या आएगा, आपका जो मेडिकल वार्ड के अंदर है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि आप केस स्टडी बना किसकी रहे हैं। अगर आप पीडीएफ में केस स्टडी बना रहे हैं, बच्चे पे केस स्टडी बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या डालना है, पीडियाट्रिक वार्ड डालना है। और अगर आप किसी ऐसी पेशेंट, प्रेग्नेंट पेशेंट की बना रहे हैं या फिर किसी गर्ल की बना रहे हैं जो गायनिक की पेशेंट है, तो आपको यहाँ पे गायनिक वार्ड डालना होगा। ठीक है, फिर देन आता है बैड नंबर, आईपीडी नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, किस दिन एडमिट कर रहे हैं हम उसे या फिर किस दिन हमारा पेशेंट हमारे पास आया है। फिर आता है इंटरव्यू डेट, हमने उससे कब बात की है। अब इसके अंदर दोनों के अंदर आप पूछोगे कि डिफरेंस क्या है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जिस दिन हम उसका एग्जामिन कर रहे हैं, और इंटरव्यू डेट जिस दिन हम मतलब जिस दिन पेशेंट हमारे पास आया है, ज़रूरी थोड़ी है वो उसी दिन एडमिट हो जाएगा। उसके कुछ टेस्ट भी हम करते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि वो इसी चीज़ का पेशेंट होगा। तो दोनों डेट वेरी भी कर सकती हैं और ये सेम डेट भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आती है डेट ऑफ एक्सपायर्ड, यानी एक्सपायर्ड मतलब जिस दिन वो पेशेंट हम उसे अपने हॉस्पिटल से बाहर भेज रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो डेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आते हैं अटेंडिंग फिजिशियन, कौन सा फिजिशियन उसे अटेंड करे। इसमें आप डॉक्टर भी लिख सकते हैं, नर्स भी लिख सकते हैं और बाकी भी फिजिशियन जो भी है उसका नाम लिख देंगे आप। फिर आते हैं इन्फॉर्मेंट्स, कौन इन्फॉर्म कर रहा है हमें, पेशेंट ने खुद हमें बताया या फिर उसकी फैमिली मेम्बर्स ने बताया, सन, फादर, मदर, कोई भी आ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम आगे बात करते हैं उसके चीफ कंप्लेंट्स। अब हमारे पास आती है चीफ कंप्लेंट्स, क्या जो कंप्लेंट हमें पेशेंट ने बताई वो हम यहाँ पे लिखेंगे चीफ कंप्लेंट्स डाल के। जैसे कि अब नॉर्मल मूवमेंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स विद इन 1 ईयर से क्या है उसको अब नॉर्मल मूवमेंट हो रही है अपर और लोअर लिम्स में, तो हम ये डाल देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमारे पास क्या आता है, सेकेंड उसने क्या बताया, डिफिकल्टी इन वॉकिंग टिल 6 मंथ से उसको डिफिकल्टी हो रही है। अब उसके मोमेंट्स में डिफिकल्टी हो रही है तो वॉकिंग में भी डिफिकल्टी हो गई। ऐसे ही पेशेंट बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, वो सारी हमें लिस्ट डाउन करनी है। फिर आती है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, क्या हिस्ट्री है उसकी प्रेजेंट इलनेस की। तो पेशेंट हैज़ डिक्रीज्ड स्विंगिंग ऑफ द हैंड्स, देयर इज अ नो फॉल इंजरी, मेमोरी इम्पेयरमेंट, अल्टरनेट सिनोरियम, ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे। क्या क्या जो उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री है अपनी डिजीज़ के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर हम साइन सिम्टम्स लिख सकते हैं, क्या साइन सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। फिर आती है उसकी पास्ट हेल्थ हिस्ट्री। पास्ट हेल्थ हिस्ट्री में क्या है, जैसे कि उसको हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री हो या फिर पहले उसको कैंसर रह चुका हो या फिर अस्थमा हो, स्टिल अभी चल रहा हो, तो उसकी ये पास्ट से चलती आई हुई डिजीज़, स्टिल अगर वो डिजीज़ है भी तो भी हम लिखेंगे क्योंकि वो पास्ट से चलती हुई आ रही है। फिर आती है उसकी पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में क्या बताएंगे फ्रेंड्स कि प्रेजेंटली वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, उसकी फूड हैबिट कैसी है, फूड एलर्जी तो नहीं है, कोई ड्रग एलर्जी तो नहीं है, स्लीपिंग पैटर्न कैसे, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, आपकी पर्सनल हिस्ट्री में आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर हम केस स्टडी बना रहे हैं तो हम उस पूरे पेशेंट का मतलब पेशेंट का पूरा फिजिकल एग्जामिनिंग करेंगे। तो जनरल इंस्पेक्शन करेंगे गेट का, शिफ्टिंग गेट एंड टेंडेंसी टू फॉल बैकवर्ड, एंड गेट चेक किया, उसके बॉडी फ्लूइड चेक किया, फिर हमने उसकी कॉन्शियसनेस चेक की, हायर मेंटल फंक्शन चेक किया, फेशियल एक्सप्रेशन चेक किया, उन सबको हम लिखते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम उसकी चेक करते हैं वाइटल साइन, जो हमारी नर्सिंग का सबसे बड़ा रूल होता है। नर्सेज का काम ही सबसे पहले क्या होता है, यही होता है कि वो पेशेंट के वाइटल साइन चेक करें। तो हम वाइटल्स लिखेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें जो हैं
हाइट वेट आपके वाइटल साइंस के अंदर नहीं आता है। वाइटल साइंस के अंदर आपकी 4 चीज़ें आती हैं। देन एक आपका जो 5वां वाइटल साइन है वो पेन का होता है। तो पेन का भी हम चेक कर सकते हैं, मगर मैंने लिखा नहीं हुआ है यहाँ पे पेन, क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ है तो उसको मूवमेंट्स में डिफिकल्टी हो रही है। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर हाइट और वेट हम वाइटल साइंस के साथ चेक करते हैं, इसीलिए मैंने इसको इसी के अंदर डाल दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो पैनिक मत कीजिएगा। अभी कोई मुझे कमेंट करके बता रहा है कि वाइटल साइन के अंडर ये नहीं आता है, तो वाइटल साइन के अंडर मैंने इसको नहीं ले रखा है। लेकिन जब हम वाइटल साइन चेक करते हैं तो हम पेशेंट का हाइट वेट भी चेक करते हैं, ये भी हमें डिजीज कंडीशन में हेल्प करता है। दैट्स वाई मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है। फिर हम बताते हैं पेशेंट की इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री कैसे, जैसे उसके टाइप ऑफ फैमिली कौन सी है, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, टाइप ऑफ हाउस कैसा है, नंबर ऑफ रूम कितने हैं, किचन कैसा है, फ्यूल कौन सा यूज़ करता है, ड्रिंकिंग वाटर कौन सा यूज़ करते हैं, टॉयलेट कैसा है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। ये सब चीज़ें भी क्या है, हेल्थ पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम अपनी केस स्टडी में इन सब चीज़ों को भी वेरी कराते हैं। फिर आती है फैमिली हिस्ट्री। तो अगर पहले से कोई बीमार है नहीं है तो वही, फिर उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस भी हम चेक करते हैं। देन हमारे पास एक चार्ट बनता है, दैट इज़ कॉल्ड फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज सर्कल फॉर फीमेल के लिए हम सर्कल बनाते हैं, मेल के लिए हम बॉक्स बनाते हैं। और ये जो आपकी डॉटेड किए हुए हैं ये क्या है, ये पेशेंट जो है हमारा बीमार है, ये कौन है, पेशेंट है। खुद पेशेंट के लिए हम ये बनाते हैं। फिर इसकी जो पूरी फैमिली है उसके बारे में हम बना देंगे। देन हमारे पास क्या बनता है, हम उसका करते हैं जनरल एग्जामिनेशन। पार्लर्स, इरेक्टस, लिम्फ नोड, क्लम्पिंग साइनोसिस, एडीमा, डिहाइड्रेशन, स्किन फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें जनरल एग्जामिनेशन जो होता है हमारा। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। देन अब होता है हमारा एक एक ऑर्गन का फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि उसके अब हम एक एक ऑर्गन का, क्योंकि पेशेंट को हम एडमिट कर रहे हैं तो उसको किस चीज़ पे क्या रिएक्शन है, कौन सी ऑर्गन पे क्या डिजीज़ कंडीशन है, ये सारी चीज़ें चेक करना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसीलिए हम सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। देन सबसे पहले हम लेके आते हैं हेड। हेड में क्या है, हेयर का कलर, टेक्सचर नॉर्मल है नहीं है, ये सब चेक करेंगे, और कोई साइन ऑफ इंजरी तो नहीं है। फिर देन सेम आई में करेंगे, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग ऑफ आई लीड है या नहीं है। फिर ईयर को भी चेक करेंगे, कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, पेन तो नहीं है, सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब चीज़ें चेक करेंगे। देन हमारे पास आती है, हम नोज़ के लिए चेक करेंगे, माउथ के लिए चेक करेंगे, नेक के लिए चेक करेंगे, नेक में क्या है, लिम्फ नोड तो नहीं है, या फिर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा अपग्रेड तो नहीं हो रखी है, यानी कि हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की कोई कंडीशन तो नहीं है। फिर हम सिस्टम वाइज आ जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या है आपका इंस्पेक्शन करेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंस्पेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शेप ऑफ द चेस्ट। फिर सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी चीज़ें, हम सारी चीज़ों को चेक करके प्रॉपरली बता देंगे कि इस ऑर्गन में ये दिक्कत है नहीं है, तो उसमें क्या करें, हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं। फिर उसको पालपेट करके देखेंगे, तो पालपेट में बता देंगे कोई टेंडरनेस है, टेम्परेचर नॉर्मल है, वोकल कॉर्ड कैसे हैं, ये सब चीज़ें हम बता देंगे। ठीक है, फिर हम कराते हैं परकशन। परकशन के अंदर क्या होता है, देखो ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होगी, आपने फर्स्ट ईयर अगर आप मेडिकल सर्जिकल की फाइल बना रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको इन चारों चीज़ों के बारे में पता होगा कि इंस्पेक्शन क्या होता है, स्कल्टेशन क्या होता है, परकशन क्या होता है, और क्या आपकी ये चार चीज़ें हमारे पास होती हैं, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, स्कल्टेशन और परकशन। ये चारों चीज़ें आपको पता ही होंगी, तो इसे एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर परकशन करके देखते हैं, स्कल्टेट करके देखते हैं। परकशन, रेजोनेंट इन लेफ्ट साइड एंड डलनेस इन द राइट साइड, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, को दिख रही होंगी। फिर आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। सेम हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर इस चीज़ को चेक करेंगे। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर हम इसको चेक करेंगे। तो चारों चीज़ें हमें बतानी है, हमने इंस्पेक्शन किया, उसका फिर पाल्पेशन किया, फिर स्कल्टेशन किया, परकशन नीड है तो परकशन करेंगे। जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में परकशन की ज़रूरत नहीं होती है परकस, तो इसीलिए हमने सिर्फ तीनों चीज़ें हमने की हैं। ठीक है, फिर आपका लास्ट में आ जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर कैसे क्या कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आपके पास आता है, और ये जो चीज़ है जैसे परकशन है, परकशन स्कल्टेशन ये एक प्रोसेस में होती है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि कौन सा जो सिस्टम है उसमें हम स्कल्टेट पहले करेंगे, परकशन पहले करेंगे, या फिर इंस्पेक्शन पहले करेंगे, ये सब चीज़ें भी वेरी करती हैं। ठीक है, फिर CNS एग्जामिनेशन के अंदर करते हैं। CNS में क्या है, हम ग्लास कोमा स्केल भी चेक करते हैं कितना है उसका, स्लीप, हायर मेंटल फंक्शन, और फिर लास्ट में आता है आपका मोटर सिस्टम। मोटर सिस्टम के बारे में बता देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आती है आपकी, अब क्योंकि हम बना रहे हैं केस स्टडी, तो केस स्टडी में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि हमारी डिजीज़ क्या है। अब हम अपनी डिजीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम डिजीज़ की डेफिनेशन देंगे कि जो परकशन डिजीज इज स्लोली प्रोड्यूसिंग न्यूरोलॉजिक मूवमेंट डिसऑर्डर दैट इवेंचुअली लीड टू डिसेबिलिटी। ये आपको पता है कि परकशन डिजीज़ क्या होती है, स्लोली प्रोग्रेस करती है, और एक न्यूरोलॉजिकल जो मूवमेंट होते हैं उनका डिसऑर्डर होता है। सबसे पहले हमने ये बताया। फिर क्या है, डीजनरेटिव और
Idiopathic form is the most common. There is a second degree form is known as suspected causes. सेकेंड डिग्री जब मतलब पहुंच जाता है तब इसका सस्पेक्टेड केस आता है। फिर पार्किंसन डिजीज मतलब हम नॉर्मली क्या बताएंगे, जितनी भी इंट्रो हमें हमारी डिजीज़ के बारे में पता है, क्योंकि बुक लेके तो हम बैठेंगे नहीं, पार्किंसन डिजीज के बारे में हमें जितना पता है हम हॉस्पिटल में उतना ही लिखेंगे जितनी हमारी नॉलेज है। तो हम सबसे पहले अपनी डिजीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसके सिम्टम्स बता रहे हैं। सिम्टम्स हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या सिम्टम हमारे होते हैं। केस स्टडी के अंदर हमें बताना पड़ता है कि हमें डिजीज़ के बारे में कितनी नॉलेज है, तो वो नॉलेज हम यहाँ पे राइट डाउन कर रहे हैं। दैट इज सिम्टम्स में हम बात कर रहे हैं। बीन डायग्नोज एट द एज ऑफ 30 ईयर, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हेड ट्रॉमा हो सकता है, क्रोनिक एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है, जेनेटिक एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पार्किंसन डिजीज आप सबने पढ़ रखी होगी तभी आप इस पर बना रहे हैं। अगर आपने अपनी डिजीज़ नहीं पढ़ रखी है तो आप उस पर केस स्टडी नहीं प्रिपेयर कर सकते। कि इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ योर पैथोफिजियोलॉजी, क्योंकि अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, पार्किंसन डिजीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कैसे हुई है, अगर हमें यही नहीं पता तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि डिजीज़ के अंदर क्या क्या होती है। तो क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामाइनर्जिक न्यूरल सेल्स इन द सबक्यूशियल निग्रा इन द बेसल गैंग्लिया। क्या होती है, देखो आपको पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बताती हूँ मैं, तभी आपको अच्छे से पैथोफिजियोलॉजी समझ में आएगी। तो हम पैथोफिजियोलॉजी के से पहले पार्किंसन डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या हो जाता है, जो आपकी पार्किंसन डिजीज़ है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक तो ये स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है। स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है, बहुत ही स्लोली जो है ये प्रोग्रेस करती है। इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है आपकी डोपामीन का लेवल। डोपामीन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें डोपामीन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और ये सीएनएस की डिजीज़ है जिसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। किसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है डोमिनर्जिक न्यूरॉन का। ठीक है फ्रेंड्स, जो किसका पार्ट होता है, डोमिनर्जिक न्यूरॉन किसके अंदर होते हैं, आपके मिड ब्रेन के अंदर होते हैं। मिड ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है, मिड ब्रेन के भी अंदर एक पार्ट होता है, दैट इज बेसल गैंग्लिया। कौन सा पार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया का जो पार्ट होता है, बेसल गैंग्लिया की जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बेसल गैंग्लिया के अंदर भी जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा जो फॉर्म करते हैं, सबस्टेंशिया निग्रा की जो सेल है वही क्या फॉर्म करते हैं, डोपामिन को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं डोपामिन का। ठीक है फ्रेंड्स, डोपामिन का फॉर्मेशन कराते हैं। तो जो सबस्टेंशिया निग्रा है वो क्या कर देती है, ये क्या होता है, एक ब्लैक सब्सटेंस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक ब्लैक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से जो है आपका मेलानिन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेलानिन प्रोड्यूस होता है। डोपामिन का ये क्या कराते हैं, जो सबस्टेंशिया निग्रा है वही क्या है, फॉर्मेशन कराती हैं। किसका, डोपामिन का फॉर्मेशन कराती हैं। तो अब क्या है, डोपामिन का ही लेवल क्या है इसके अंदर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है ये देखो, आप पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या आएगा, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर क्या आएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरल सेल्स इन द सबस्टेंशिया निग्रा इन द बेसल गैंग्लिया। ये मैंने भी बताया है, हो जाएगा। जब ये होगा तो इसकी वजह से डीजनरेशन हो जाएगी डोपामिनर्जिक न्यूरोरेटियल पाथवे। ये पाथवे जो है डोपामिनर्जिक नाइक्रोस्ट्रिक्टियल पाथवे जो है वो क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा। उसकी वजह से डिप्लेशन हो जाएगा, किसका, डिप्लेशन हो जाएगा डोपामिन जोन का। उसकी वजह से इम्बैलेंसमेंट हो जाती है एक्सक्रीटरी एंड इनहिबिटरी डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर की, किसके अंदर, कॉर्पस स्ट्रेटियम के अंदर। उसकी वजह से इम्पेयरमेंट हो जाती है हमारी एक्स्ट्रा पैरामेडियल ट्रैक्ट के अंदर, कंट्रोलिंग द कॉम्प्लेक्स बॉडी मूवमेंट्स। और उसकी वजह से क्या है, ट्रीमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिस हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी पूरी पैथोफिजियोलॉजी थी। इनकी वजह से ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, पैरालिटिक एंटीजन्स भी बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है, डोपामिन का फंक्शन क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पल्स पहुंचाने के लिए हमारे डिस्टल पार्ट, न्यूरॉन का जो डिस्टल पार्ट होता है उसके पास इम्पल्स पहुंचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ही इसका लेवल डिक्रीज होगा तो पेशेंट की जो है वो मेमोरी भी क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो मेनली अगर बात करें पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है तो उसके अंदर हमारे डोपामिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। डोपामिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से मेमोरी लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं और क्या है, पेशेंट डिस्टर्ब रहना शुरू कर देता है। उसकी जो है बहुत ज़्यादा मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाएगी।
अगर हम दूसरे तरीके से बात करें, ये तो आपकी थोड़ी सी हार्ड हो गई है आई थिंक सो, तो मैं पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी पैथोफिजियोलॉजी पर। अभी तो ये आपकी थोड़ी सी टफ वे में हो गई है, हायर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता देते हैं। जैसे इसमें ट्रीमर आ जाते हैं, रिजिडिटी हो जाती है, ब्रेडिकाइनेसिया हो जाता है, हाइपोकाइनेसिस हो जाता है, माइक्रोग्राफिया हो जाता है, डिस्पोनिया हो सकता है, पेशेंट डेवलप डिस्फेजिया, बिगिन टू ड्रोल, क्या है बार बार मतलब उसको बहुत ज़्यादा लाड़ नहीं होती मुंह से सोते वक्त, स्लाइवा सिक्रीट होता है वैसे होना शुरू हो जाएगा, रिस्क ऑफ चोकिंग, एस्पिरेशन, डेमेंशिया, स्लीप डिस्टर्बेंस, गैस्ट्रिक यूरिनरी रिटेंशन, डिप्रेशन, डिमेंशिया। फिर हम डायग्नोस्टिक फाइंडिंग के बारे में बताएंगे। तो पीटी स्कैनिंग कराते हैं, पेशेंट हिस्ट्री, स्लाइड टेम्परेचर, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देन हमारे पास क्या आता है, इन्वेस्टिगेशंस लिखेंगे, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हमने कराई, कौन सी डेट को क्या हो रहा है, HB, TC, DC, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। ESR की क्या वैल्यू आई, RBC की क्या वैल्यू आई है, ब्लड यूरिया कितना था, SCR, TSH, ये सारी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी हमने कराई है वो सारी इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे। फिर हम इसकी क्या मेडिकल मैनेजमेंट हमने दी है वो लिखेंगे। ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट कंट्रोलिंग सिम्टम्स एंड मेंटेनिंग फंक्शनल इंडिपेंडेंस, देयर इज नो मेडिकल और सर्जिकल अप्रोचेस, ये सारी चीज़ें हम बता देंगे। देन हमारे पास क्या आता है, मेडिकल मैनेजमेंट के बाद हम क्या करेंगे, मेडिकेशंस भी बताएंगे कि कौन कौन सी मेडिकेशन हमने चला रखी है। जैसे टैबलेट साइनोपा चला रखी है, 1 टैबलेट 5 टाइम्स अ डे, डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट चला रखी है, मेनामिन ऑक्सीजनेज इनहिबिटर चला रखी है, एसिटोकोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स चला रखे हैं, एंटीकोलिनर्जिक थेरेपी चला रखी है, उसमें कौन कौन सी हम ड्रग दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। फिर फर्दर हमारे पास क्या आ जाती है, नर्सिंग डायग्नोसिस आ जाएंगे। फिर हम नर्सिंग डायग्नोस बना देंगे। उसके बाद हम इस पे क्या है, पूरी NCP प्रिपेयर करेंगे डायग्नोसिस के ऊपर। फर्दर कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर पूरी हमारी फाइल प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले असेसमेंट लिखते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं, नर्सिंग प्लान क्या प्लान किया हमने वो लिखेंगे। देन हम इम्प्लीमेंटेशन हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, फिर लास्ट में हम इवेल्युएशन दे देते हैं। जैसे मैं आपको एक दिखा देती हूँ, जैसे आपको 4 बनाना है। जैसे सबसे पहले हम असेसमेंट में दे रहे हैं, कंपेयर डाटा टू नॉलेज बेस ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, द पेशेंट ईट एंड ड्रिंक इज एडिक्वेट। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि पेशेंट की जो ईट एंड ड्रिंक है वो एडिक्वेट है, प्रॉपर टाइप से नहीं कर रहा है। तो हम क्या डायग्नोस लिया, आइडेंटिफाई द पेशेंट एबिलिटी टू मीट डाउन इट्स नीड विद और विदाउट एसिस्टेंस, द पेशेंट अनएबल टू मीट ईट एंड ड्रिंक नीड विदाउट एसिस्टेंस। थर्ड क्या लिया, इम्पेयरमेंट न्यूट्रिशन रिलेटेड टू ट्रिमर और स्लोनेस इज ईटिंग। इम्पेयरमेंट आ रही है, अगर वो कुछ खा पी नहीं रहा है तो इम्पेयरमेंट उसकी न्यूट्रिशन में आ जाएगी। तो उसी चीज़ को हमें क्या है, प्लान करना है। तो फिर हम प्लान करें, असिस्ट द विजिटर सेमी सॉलिड डाइट विद द थिंग लिक्विड इज ईजियर टू स्वेलो। हम उसको लिक्विड डाइट देना शुरू करेंगे। टॉट टू प्लेस इन द फूड ऑन द टंग, क्लोज द लिप एंड डेथ, लिफ्ट द टंग अप एंड डाउन द बैकवर्ड एंड स्लो। हम उसे धीरे धीरे खिलाने की कोशिश करेंगे, क्या वो कर रहा है, ये सब हम प्लान कर रहे हैं। इंकरेज करेंगे पेशेंट को, फिर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो जो चीज़ हमने प्लान करी है वो सारी इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम क्या है, इवैल्यूएशन दे देंगे कि आज का जो हमारा है, जो हमने डिसाइड किया था, क्या वो हमारा कंप्लीट हो पाया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सेम आपको 2-3 बनाने हैं और आपकी कंप्लीट हो जाएगी। 3 आपको बनाने होते हैं, 3 डायग्नोसिस पे आपको ये बना के देना है। फिर आपके लास्ट में आ जाता है डिस्चार्ज टीचिंग। डिस्चार्ज के टाइम पे हम उन्हें क्या क्या बताएंगे कि वो प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रिवेंट रहे, एडिक्वेट मेंटेनिंग, हाइजीन को मेंटेन रखें, इनको इनकरेज करेंगे कि वो न्यूट्रिशियस डाइट ले, इनकरेज करेंगे अपनी एक्सप्रेस करें फीलिंग्स को, रेगुलर टेकिंग एंटी पार्किशन मेडिसिन और फॉलोअप के लिए 1 मंथ में OPD पे आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस चीज़ में डाउट हुई है, या फिर कोई चीज़ मैंने गलत बोली है तो वो भी प्लीज़ पक्का बताएं कि ये चीज़ मैंने गलत बोल दी है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।